है गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम जी के पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गणित की शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यानी आज हम इस वीडियो में मैथ्स के जो पेडागोजी से सेक्शन से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और साथ ही ये वीडियो स्पेशल जो आने वाले रीट के एग्ज़ाम जो टेट है, सी टेट है, जो सुपर टेट है और सभी टीचर एग्ज़ाम में, यानी जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स की जो पेडागोजी आती है उन उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो आई होप कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। और साथ ही ये जो क्लास है आज की हमारी तीसरी क्लास है, यानी इससे पहले मैथ्स की जो शिक्षण वीडियो से संबंधित 2 और क्लासें हो चुकी है। तो अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो जाके वो भी देख लीजिए, आप वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और साथ ही अगर आप चैनल पर कोई नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके पास है कि गणित की सभी शाखाओं में जो सबसे प्राचीनतम शाखा है कौन सी है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है रेखा गणित, ऑप्शन बी है सांख्यिकी, ऑप्शन सी है आपके पास बीज गणित या ऑप्शन डी है आपके पास अंक गणित। तो इसके लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंक गणित। यानी गणित की जो सबसे प्राचीनतम शाखा है वो अंक गणित को मानी जाती है दिए गए ऑप्शनों के आधार पर। अगला प्रश्न आपके पास है कि गणित में जो प्रायोगिक स्तर पर जो प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि, यानी जो प्रयोगों के आधार पर प्रयोगों के स्तर पर काम में ली जाने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी है आपके पास आगमन विधि, ऑप्शन सी है आपके पास निगमन विधि या ऑप्शन डी है आपके पास उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शन विधि। यानी रेखा गणित में जो प्रायोगिक रूप से अगर काम में ली जाने वाली शिक्षण विधि है वो प्रदर्शन विधि मानी जाएगी, क्योंकि इसमें व्यक्ति के या बालकों के सामने प्रदर्शन करके पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट विधि है आपके पास या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए कि वह, इसके लिए ऑप्शन ए है कि वह शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि है, ऑप्शन बी है आपके पास कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, ऑप्शन सी है आपके पास पाठ्य पुस्तक से संबंधित विधि या ऑप्शन डी है आपके पास उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने वाली विधि। यानी एक अच्छी मूल्यांकन विधि कौन सी होती है, तो मूल्यांकन का मुख्य आधार यही होता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना। तो मूल्यांकन अच्छी विधि कौन सी होगी, ऐसी वो विधि जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि अनुप्रयोग संबंधित प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र, ऑप्शन ए जब छात्र संबंधित प्रत्ययों से भिन्नता बताता है, जब छात्र गणितीय अवधारणाओं की व्याख्या कर सकता है, जब छात्र समस्या का हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समस्या हल करने की उपयुक्त विधि। यानी हम अनुपयुक्त विधि यानी अनुप्रयोग विधि वो विधि होगी जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल कर सकता है या समस्या को हल करने में उपयुक्त विधि का चुनाव कर सके। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है शिक्षण पर के पास ऑप्शन ए है उद्देश्य, ऑप्शन बी है अधिगम, ऑप्शन सी है आपके पास मूल्यांकन या ऑप्शन डी है आपके पास उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन। यानी जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें जो अंतिम सोपान है वो मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न आपके पास है कि पाठ योजना का भाग नहीं है, यानी जो दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गणित की जो पाठ योजना है उसका ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है प्राप्त उद्देश्य, ऑप्शन बी है शिक्षा के उद्देश्य, ऑप्शन सी है आपके पास पाठ प्रस्तुति योजना या ऑप्शन 4 है कि जो उपयुक्त सभी, यानी जो सभी उद्देश्य नहीं। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसके लिए आपसे बात सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा के उद्देश्य। यानी जो पाठ योजना है उसमें हम शिक्षा के उद्देश्य को शामिल नहीं करते हैं।
अगला प्रश्न आपके पास है कि गणित में मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। प्रश्न आपके पास सामने है कि गणित में या गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है आपके पास न्यूटन, ऑप्शन सी है आपके पास प्लेटो, या ऑप्शन डी है आपके पास सीवी रमन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटो। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया। अगला प्रश्न आपके पास है कि खोज विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी है आपके पास किलपैट्रिक, ऑप्शन सी है आपके पास ड्यूवी, या ऑप्शन डी है आपके पास स्किनर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी जो खोज विधि है उसका जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया, और जो किलपैट्रिक है उनके द्वारा जो गणित की जो परियोजना विधि या जो प्रोजेक्ट विधि है उसका प्रतिपादन किलपैट्रिक के द्वारा या उसका विकास है वो किलपैट्रिक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न आपके पास है कि निगमन विधि का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है आपके पास मानसिक क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन बी है आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ऑप्शन सी है आपके पास सूत्र का प्रयोग करना, या ऑप्शन डी है आपके पास ऑप्शन सी और दोनों सेम हो गए तो कोई बात नहीं, आप इन तीनों में से एक आंसर दे दीजिए कि निगमन विधि का उपयोग होता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूत्र का प्रयोग करना। यानी हम निगमन विधि में सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करते हैं और उसके बाद सूत्रों के आधार पर जो उपयुक्त उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि सामान्य से जो विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। ऑप्शन ए है आगमन विधि, ऑप्शन बी है आपके पास आगमन निगमन विधि, ऑप्शन सी है आपके पास विश्लेषण विधि, या ऑप्शन डी है आपके पास निगमन विधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि। यानी जो विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य एक्चुअल में जो हम सूत्र निकालते हैं उस सूत्र को सामान्य रूप में कहा जाता है, और जो उदाहरण होते हैं वो वास्तव में विशिष्ट होते हैं। तो चूंकि निगमन विधि में सूत्र से हम उदाहरण की ओर जाएंगे यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे, वही जो आगमन विधि है तो उस आगमन विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे। तो आपको ये सभी जो इन दोनों विधियों के शिक्षण सूत्र है तो आपको इस शिक्षण सूत्र भी अच्छी तरह से याद करने होंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रहे। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि अगला प्रश्न आपके पास है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि जो बड़े से छोटे की ओर की शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो मैंने अभी बताया कि जो सामान्य से विशिष्ट है वो हम पिछले प्रश्न में हमने निगमन विधि बताया, और जो विशिष्ट से सामान्य है उसमें हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। यानी जो विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, क्योंकि जो उदाहरण है वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उदाहरण की सहायता से जब हम अंतिम में जो नियम निकालते हैं वो नियम सबसे छोटा होता है। तो इसलिए इस विधि में कौन सा विधि प्रयोग होगी, तो इसके लिए आपका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि। यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ये जो सभी सूत्र विधि सभी जो शिक्षण सूत्र है वो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आगमन विधि। अगला प्रश्न आपके पास है कि परिणात्मक सिद्धांत के सूत्र है। ऑप्शन ए आपके पास सक्रियता, ऑप्शन बी है आपके पास सजीवता, ऑप्शन सी है आपके पास कि उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी है आपके पास कि इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन सही होगा कि सजीवता। यानी जो गणित शिक्षण में जो प्रेरणात्मक सिद्धांत सूत्र है वो सजीवता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि अगला प्रश्न आपके पास है कि गणित शिक्षण के लिए जो पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षकों को पाठ याद होता है। ऑप्शन बी है कि विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ऑप्शन सी है आपके पास कि छात्र की कमजोरियों का पता लगाया जाता है। ये ऑप्शन डी है आपके पास के विषय को गुण अध्ययन कराया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
यानी जो गणित शिक्षण के लिए जो पाठ्य योजना का निर्माण हम किस लिए करते हैं, तो इसके लिए आपको कहना होगा कि जो विषय वस्तु है उसका विकास करने के लिए या इसको सुव्यवस्थित ढंग से उसका विकास करने के लिए हम पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। वैसे और छात्र की जो कमजोरियों का पता लगाना हम निदानात्मक शिक्षण में किया जाता है। शिक्षण पाठ्य योजना कभी हो ही नहीं सकता और विषय को गुण बनाना ये भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है आकार को, ऑप्शन बी है आपके पास विस्तार को, ऑप्शन सी है आपके पास की स्थिति को, या ऑप्शन डी है आपके पास के उपयुक्त सभी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी जो रेखागणित में हम आकार, विस्तार और स्थिति, यानी आकार, विस्तार और स्थिति तीनों आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है कि गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, यानी गणित विषय का कौन सी विषय जिसके साथ अधिक संबंध होता है या घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है क्या 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 नागरिक शास्त्र से, ऑप्शन बी है आपके पास भूगोल से, ऑप्शन सी है विज्ञान से, या ऑप्शन डी है समाज शास्त्र से। तो आप इस प्रश्न का आंसर आई होप कि भली बातें जानते होंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विज्ञान के साथ, यानी गणित विषय का सबसे अधिक और सबसे घनिष्ठ संबंध है वो विज्ञान है, क्योंकि एक्चुअल में गणित और विज्ञान दोनों ही एक दूसरे की पूरक विषय मानी जाती हैं। और लास्ट एग्जाम में पूछा भी गया है कि गणित और विज्ञान दोनों निम्न में से कौन सी विषय मानी जाती है एक दूसरे की। तो आपके लिए आंसर होगा कि एक दूसरे की पूरक विषय मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहता है। यानी कौन सा उद्देश्य है जो शिक्षक पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेता है तो उसे हम कौन सा उद्देश्य कहेंगे। ऑप्शन ए सांस्कृतिक उद्देश्य, ऑप्शन बी सामाजिक उद्देश्य, ऑप्शन सी पारिवारिक उद्देश्य, या ऑप्शन डी है शिक्षण उद्देश्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण उद्देश्य। क्योंकि शिक्षक कक्षा में शिक्षण करवा रहा है तो वो अंत में उसको हम क्या कहेंगे, शिक्षण उद्देश्य ही तो कहेंगे। तो इसका आंसर होगा शिक्षण उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन के जो ब्लूप्रिंट है वो है क्या होता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि विद्यालय की आधारशिला, ऑप्शन बी है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, ऑप्शन सी है आपके पास शिक्षण की आधारशिला, या ऑप्शन डी है आपके पास छात्रों की आधारशिला। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। यानी हम चाहे गणित शिक्षण हो या किसी भी विषय का शिक्षण करवाया जाए तो सबसे पहले उसके मूल्यांकन में अब उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ताकि उस प्रश्न में विश्वसनीयता, व्यापकता और वैधता, जो मूल्यांकन के सभी जो गुण हैं वो समाहित हो सके, इसलिए सबसे पहले ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि किस विधि के अंदर यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंदर और कितने कालांशों में और कितने कितने दिनों में पढ़ाना है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है इकाई योजना विधि, ऑप्शन बी है आपके पास आगमन विधि, या ऑप्शन डी है आपके पास निगमन विधि। तो इसका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए इकाई योजना विधि। यानी जब इकाई योजना विधि जो इसके जो प्रवर्तक है वो कुमारी हेलन है, सॉरी इकाई विधि है। उसकी जो इकाई विधि में हम पूरे अध्याय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पूरे साल के अंदर जो भी पढ़ाया जाएगा उस पूरे साल का पहले से ही हम खाका तैयार कर लेते हैं और बाद में उसी के अनुसार और उसी के आधार पर साल भर शिक्षण करवाया जाता है। इसे एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट विधि या ठेका प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं। प्रश्न आपके पास है कि गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक, ऑप्शन सी है आपके पास वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक, या ऑप्शन डी है आपके पास कि इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। यानी गणित के नियम और निष्कर्ष है वस्तुनिष्ठ, यानी वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर एक ही हो, इसके अलावा अन्य कोई आंसर नहीं हो। जैसे कि एक मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो आपके आंसर होगा सीधा 206। इसके अलावा आपके पास अन्य कोई ऑप्शन है ही नहीं कि इसका आंसर वो हो सकता है। उसी प्रकार गणित के नियम है, तो उसी में 2 + 2 4। तो आज यहाँ पे चाहे इंडिया में चेक किया जाए, कहीं अफ्रीका में जाए, अमेरिका में जाए, कहीं पर भी जाए, चांद पर भी जाए, तब भी उसका आंसर वही होगा। तो इसका मतलब उसका प्रत्येक का आंसर पहले से फिक्स होता है। तो क्या होता है, वह वस्तुनिष्ठ है। और सार्वभौमिक यानी हर जगह, यानी किसी भी जगह जाने पर जो गणित के नियम हैं और गणित के जो निष्कर्ष है वो कभी बदलते नहीं है। अतः इस गणित के जो नियम और निष्कर्ष क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। आज का अंतिम प्रश्न आपके पास है कि आगमन विधि एक प्रमुख यानी आगमन विधि है, उसका प्रमुख दोष क्या है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि ज्ञान अस्थायी होता है। ऑप्शन बी है आपके पास कि ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है। ऑप्शन सी है आपके पास कि विषय नीरस होता है। या ऑप्शन डी है आपके पास कि आत्मनिर्भरता कम होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है। इसमें सबसे पहला होता है कि ज्ञान अस्थायी होता है, तो ये तो गलत है। ऑप्शन सी है आपके पास कि छात्र नीरस होता है, तो ये गलत है, क्योंकि आगमन विधि में छात्र सक्रिय होता है, तो ज्ञान विषय नीरस हो ही नहीं सकता। और चौथा है कि आत्मनिर्भरता विधि, तो साथ इसमें आगमन विधि में छात्र स्वयं करके सीखते हैं, यानी कि स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा सीखते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आत्मनिर्भर बनते हैं। तो ये दोष तो नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा कि जो आगमन विधि दोष क्या है कि छोटी कक्षा में ही काम में लिया जा सकता है, और साथ ही इससे जो ज्ञान है वो बहुत धीमी गति से दिया जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको क्लास अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी वीडियो लाई जा सके।